नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने मसूरी विधानसभा को दी सौगात। 17 करोड़ 80 लाख रुपए की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। हरिद्वार में सीएम धामी ने कांवड़ियों के धोए पैर। हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। बोले, भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का बना प्रतीक। हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे बढ़ाने को 5,700 करोड़ रुपए। यूपी के अनुपूरक बजट में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रावधान। निर्माण के लिए 80 करोड़। देहरादून में उफान में कार फंसी। गंगा वार्निंग लेवल पर। टिहरी, उत्तरकाशी समेत 4 जिलों में लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे धंसा। और यमुनोत्री धाम में टूटा पुराना रिकॉर्ड। 3 अगस्त तक 6,55,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सचिव सुनील उनियाल ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के पुरकुल में 17 करोड़ 80 लाख रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिना रुके और बिना थके अपने हर वादे को धरातल पर उतार रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विकास को इनसे नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष स्वर्गीय दीपक पुंडीर की स्मृति में बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम दौर की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ प्रदेश को खेल, पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है। आज मसूरी विधानसभा के लिए भी आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 17 करोड़ 80 लाख रुपए की इन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप सब लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, ये बहुत सारी सुविधाएं लोगों को होंगी। कहीं पर सड़क बनी है, कहीं पर नालियां बनी हैं, कहीं पर अन्य स्थापना के कार्य हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये केवल ईंट, पत्थर, इसके ढांचे मात्र नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत गति देने की जो एक फाउंडेशन है, आधारशिला है। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें से सामुदायिक भवन भी है। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेला 2026 के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। यहां प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री एक निजी होटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने कावड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने शिवभक्त कावड़ियों के पैर पखार कर उनका सम्मान किया और अपने हाथों से भोजन परोसकर उनकी सेवा भी की। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों को संबोधित करते हुए सांसद पप्पू यादव और उनके साथियों पर संत समाज के अपमान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। धामी ने कहा कि साधु संतों के प्रति इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने भगवान से पप्पू यादव और उनके साथियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कांवड़ मेले को सफल बनाने में जुटे सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों का भी सम्मान किया। उन्होंने कर्मचारियों को माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर उनकी सेवाओं के लिए उनका उत्साह बढ़ाया। सीएम ने मेले में श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं और उनकी सुविधा और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। चूंकि पप्पू यादव और पप्पू गैंग दोनों ही हमेशा ये सनातन का माहौल उड़ाने वाले, सनातन को बदनाम करने वाले,
और हमारे पूज्य संतगणों को, साधुओं को, जो धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाते हैं, सनातन के वाहक हैं, उन सबको बदनाम करना, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि सनातन के प्रति इनका क्या भाव है। और ये इससे ज्यादा निकृष्टता कोई नहीं हो सकती है। मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि पप्पू गैंग को भी और पप्पू यादव को भी भगवान जो है सद्बुद्धि दे, इनकी बुद्धि ठीक हो, जिससे कि ये इस प्रकार से हमारे जो धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको ये जीवन दिया है, उनको इस प्रकार से जो है उनका कहीं न कहीं उनको एक तरह से बदनाम करने का काम या उनके ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। उनको भगवान सद्बुद्धि। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार की दिशा में यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को यूपी की विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को 5,700 करोड़ रुपए और प्रारंभिक निर्माण कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इससे हरिद्वार को हाई स्पीड एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। इस परियोजना का सीधा फायदा उत्तराखंड को भी मिलेगा। हरिद्वार के जरिए देहरादून, ऋषिकेश और चारधाम जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की यात्रा आसान होगी। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच व्यापार, उद्योग और माल परिवहन को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। धीरे धीरे कांवड़ यात्रा तेजी से बढ़ रही है। वहीं अब तक लाखों शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ने लगे हैं। इसी के चलते पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। मंगलौर क्षेत्र अधिकारी अभिनव चौधरी ने भी मंगलौर क्षेत्र में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को लेकर पूरी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही पुलिस अधिकारियों से भी समय समय पर अपडेट ले रहे हैं। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित तरीके से सुचारू करने के लिए जगह जगह पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जन्मदिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्यों के साथ इसे मनाया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पतालों में फल वितरण, मंदिरों में जलाभिषेक, गंगा आरती और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम हुए। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिवस को विशेष बनाने के लिए प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी पौधे लगाए गए। देखिए, आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्म दिवस है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बूथ बूथ तक मजबूत हुई है और सारे कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में एकजुट होकर के जो हमारे संगठन का भाव है, उस भाव से काम करके संगठन को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। और आज हमने इस निमित्त अनेकों कार्यक्रम तय किए थे, जहां कुछ स्थानों पर हमने हॉस्पिटल में फल वितरण के कार्यक्रम रखे थे, वहीं पर मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी था, कहीं पर गंगा आरती का भी आयोजन हमने किया है। और चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ मां के नाम का आह्वान किया है, तो पौधारोपण के कार्यक्रम को भी आज हम उनके जन्मदिवस के अवसर पर करना चाह रहे हैं। उपचुनाव के नतीजों के बाद उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का दौर तेज हो गया है। 3 सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को केवल 1 सीट पर जीत मिली है। हालांकि भाजपा ने स्पष्ट किया है कि इन परिणामों का उत्तराखंड की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि पार्टी उपचुनाव में मिली हार के कारणों पर मंथन करेगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के नतीजे स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित होते हैं और इनका वर्ष 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा 2027 में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखिए, इन चुनावों से उत्तराखंड में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पर बूथ बूथ तक और पन्ना प्रमुख तक यहाँ पर उसका विस्तार हुआ है। सरकार के द्वारा भी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं को अंजाम दिया गया है। आज उत्तराखंड की जनता
भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित है और हम समझते हैं कि इसके द्वारा जो सरकार और संगठन का बेहतर तालमेल है, हम निश्चित रूप से सरकार बनाने में सफल हों। उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते कई प्रमुख सड़कें भूस्खलन की चपेट में आ गई हैं। पहाड़ियों से गिर रहे मलबे और बोल्डर्स के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोक निर्माण विभाग की टीमें जेसीबी मशीनों की मदद से लगातार मलबा हटाने में जुटी हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत नैनीताल जिले में घर घर जाकर मतदाता सत्यापन का काम जारी है। इसी दौरान एक रोचक मामला सामने आया। यहां पर आम नागरिकों की तरह कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, नैनीताल विधायक सरिता आर्या समेत शहर के कई प्रमुख लोगों के घरों पर भी एसआईआर के नोटिस पहुंचे। नैनीताल विधायक सरिता आर्या के आवास पर पहुंचे नोटिस में उनसे और उनके छोटे बेटे से मतदाता सत्यापन से जुड़ी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के आवास पर भी निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के तहत नोटिस पहुंचाया गया। इसके अलावा शहर के अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों के घरों पर भी एसआईआर नोटिस वितरित किए गए हैं। मैं देखिए, जब 2003 में यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष थी तो मेरे आगे नैनीताल लिखा हुआ था पते में, तो अब उसमें भूमियाधार हो गया है, तो उसी में नोटिस आया है। शायद कंप्यूटर ने उसको लेकर मेरे को भी नोटिस भेजा है, मेरे को और मेरे छोटे बेटे को। तो मैंने यहाँ अपने साक्ष्य दिए हैं। एक आध वो छूट गया था कि मैं अब यहाँ रह रही हूँ, मेरा पता ये है, जबकि दिया था मेरा, लेकिन वो फिर कंप्यूटर ने उसी को 2003 जो ले रहे हैं उसी को लिया कि पहले नैनीताल आप भूमियाधार वाला, उसी में मेरे को नोटिस दिया। अभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में हमारी विधानसभा में एसआईआर का कार्य गतिमान है, जिसमें आज से जो है हमारे पूरी 58 नैनीताल की विधानसभाओं में हियरिंग स्टार्ट हो गई है। जितने भी नोटिसेस जा रहे हैं वोटर्स को, वो इस उद्देश्य से जा रहे हैं कि जो अनॉमलीज हैं वोटर लिस्ट की, वो समय रहते दूर हो जाएं। इसमें मैं आपके माध्यम से वोटर्स को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इसमें उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डिस्क्रिपेंसीज उनके नामों की हैं, उसके संबंध में जो भी वांछित अभिलेख है वो अपने बीएलओ को प्रस्तुत कर सकते हैं और तदनुसार उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने देहरादून के राजपुर और रायपुर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के तहत नोटिसों की सुनवाई की समीक्षा की और मतदाताओं से सीधे फीडबैक लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि सामान्य विसंगति वाले नोटिसों का निस्तारण BLO स्तर पर ही दस्तावेज सत्यापित कर किया जाए, ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। वहीं अनमैप्ड मतदाताओं के मामलों में ERO और AERO स्तर पर प्राथमिकता से सुनवाई के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने के सख्त निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान आम नागरिकों को हो रही परेशानियों और एसआईआर प्रपत्रों की कथित कालाबाजारी का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी से मुलाकात कर अभियान से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की और प्रशासन को व्यवस्थाएं सुधारने के साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मैंने अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कहा, आप वीडियो जारी करिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि एसआईआर क्या है। आजकल तो रील्स बन सकती हैं, वीडियोस बन सकते हैं। इतने अनुभवी लोग जो खड़े हैं साथ में, पार्षद गण हैं, हमारे पूर्व नगर पालिका चेयरमैन साहब तक है, इतने सारे प्रश्न लोगों के पास है। तो प्रॉपर इसकी ना ट्रेनिंग नहीं हुई है, जो मेरे को लगता है। इसकी ना प्रॉपर ट्रेनिंग हुई BLOs की, ना इसके निस्तारण के और एसआईआर को अपडेट करने के लिए प्रॉपर प्रक्रिया हो रही है। हमारी मांग है राज्य की सरकार से और निर्वाचन आयोग से कि एक तो इसकी समय सीमा की जो अवधि है आपत्तियों के निस्तारण की, उसको बढ़ा दिया जाए और साथ ही साथ
स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से पैनी नजर इस पर रखे। आपके माध्यम से मैं जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं कि गंभीर आरोप है ये जो पार्षद लोग लगा रहे हैं कि तहसील में जो प्रपत्र SIR के सापेक्ष देने हैं, उन प्रपत्रों को लेने के लिए घूस की जो कीमत है वो दुगनी हो गई है। इसका परीक्षण निरीक्षण करें और 2-4 को पकड़कर उनका एग्जाम्पल बनाएं। कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। आप सभी को याद होगा, अभी हम SIR फेज में है। पहला अवसर जो मतदाताओं को दिया गया था वो प्री SIR एक्टिविटी में दिया गया था। उस समय भी ये अवसर दिया गया था कि वो अपने अभिलेख लेकर अपनी मैपिंग करा सकते हैं। उसके बाद जब SIR प्रारंभ हुआ उस समय भी BLO घर घर जाकर संबंधित मतदाताओं से मिले। उनके घर पर यदि वो नहीं मिले तो 3 बार उनके द्वारा दौरा किया गया। 2003 के जो अभिलेख थे वो मांगे गए, जिन लोगों के द्वारा वो उपलब्ध कराए गए वो उनकी मैपिंग की गई है। जिनके द्वारा नहीं उपलब्ध कराए गए उनके लिए भी ये एक अतिरिक्त अवसर के रूप में है। तो मेरा ये कहना है कि इसको नोटिस को किसी नकारात्मक सेंस में न ले। ये एक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत आपको पुनः एक अवसर दिया गया है। किसी भी नागरिक को, मतदाता जो हमारी मतदाता सूची में है, उसके लिए एक अवसर है कि वो अपने पक्ष को यहाँ पर रख सकता है। उसमें कोई घबराहट पैदा करने वाली चीज़ नहीं है। SP चंपावत रेखा यादव के निर्देश पर जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लोहाघाट पुलिस और SOG टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। CO निहारिका सेमवाल के नेतृत्व में देवीधार पंचेश्वर रोड पर चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार 2 युवकों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में उनके कब्जे से 1 किलो 490 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए गए मिशन ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को सार्थक करने की दिशा में एक बड़ी सफलता जनपद चंपावत पुलिस को मिली है। इसी क्रम में कल देवीधार जो हमारा पंचेश्वर रोड है उसके चेकिंग के दौरान वहां पर एक बाइक पे 2 व्यक्ति सवार थे जो संदिग्ध प्रतीत हुए थे। चेकिंग के दौरान उनके पोजीशन से 1.490 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। वर्तमान में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मादक पदार्थ को सीज कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। साथ ही दोनों व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो चरस है स्थानीय स्तर पर ही तैयार की गई थी, जिसे बेचने हेतु वो लेकर के आए थे। इस पर हमारे द्वारा सघन चेकिंग करते हुए दोनों रामनगर के ग्राम जस्सा गांजा में मंगलवार की दोपहर छात्रों के 2 गुटों के बीच मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि एक गुट ने चाकू, लोहे के कड़ों, लाठी डंडों से हमला कर 2 छात्रों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। घायल छात्रों नीरज कुमार और राहुल के अनुसार दोपहर के समय 50 से 60 युवक उनके घर के पास पहुंचे और गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों के हाथों में चाकू, लोहे के कड़े, लाठी और डंडे थे। नीरज ने बताया कि उसके सिर पर लोहे के कड़ों से कई वार किए गए, जबकि राहुल के हाथ पर चाकू से हमला किया गया। इससे वो दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हम तो घूमने जा रहे थे पाटकोट जा रहे थे घूमने के लिए। तो मतलब हमारी छुट्टी थी आज, मैं काम की छुट्टी, तो मैं इसलिए घूमने जा रहा था आज पाटकोट को। तो मतलब कुछ हम अपने घर के साइड समथिंग 100 मीटर के आसपास में थे। 15-20 जने आए, चाकू वाकू लेके, कोई डंडा लेके आया, कोई कड़ा लेके आया। तो 15-20 जने हम पे चिपट गए। एक ने चाकू मारा और उसका नाम मोहित है। मोहित हो गया, और सूरज कोहली और राजू कोहली दोनों भाई हैं। और क्या नाम, और हर्ष सुच्चा हो गया, और वंश भंडारी, सारे लोग। हमें बहुत, मैं ज़्यादा नाम जानता नहीं हूँ, बहुत लोग थे वैसे। कुछ रामनगर के थे और कुछ वहीं चिल्किया के थे। तो ऐसे ऐसे में मार के फिर हम चाकू को मार के सब गायब हो गए। किस बात को लेकर चाकू मारा? कुछ बात नहीं थी, मतलब मेरी वैसी फोन पे बात हुई थी उनसे थोड़ी सी, मतलब तो उन्होंने मेरे को गाली बकी। उतने में वो फिर कुछ देर बाद, समथिंग 2 घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद मेरे को मारने आ गए। मेरे को सब लोग कहाँ के थे? सब चिल्किया के हैं, कुछ रामनगर के हैं। कितने लोग थे? हम तो 2-3 जने थे बस। कितने लोगों को मारा चाकू? मुझे और इसको सर पे कड़ा मारा। के थाना गंगनहर क्षेत्र में रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। ग्राम माधोपुर निवासी मोहम्मद साहिल ने आरोप लगाया कि सलून पर काम करने वाले समय कुछ युवकों ने लोहे के रॉड और पंच से हमला कर सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई है। पीड़ित ने हमलावरों पर कट्टे से धमकी देने का भी आरोप लगाया। उसने 3 युवकों समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन 18 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने FIR दर्ज होने की पुष्टि करते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे पे पुरानी रंजिश के तहत
मेरे पे हमला किया गया है। मैं रात को अपनी शॉप पे काम कर रहा था, मेरा सलून है चंद्रशेखर स्कूल के सामने। हमले में मेरे रोड से मारा है, मेरे सिर में रोड लगी है, यहाँ पे रोड से मारा है और पंच से वार किया है मेरे ऊपर और कट्टे से मुझे डराने की धमकी दी है। ये लोग हैं गांव के, 3 लड़के गांव के हैं और 3 लड़के को अभी तक कोई पता नहीं है। उन्होंने अपना फेस क्रॉप किया हुआ था। गांव के लड़के हैं, एक का नाम है आश मोहम्मद उर्फ मंगता, एक का नाम है गुलसनवर उर्फ मोनू और एक का नाम है समीर पुत्र शहजाद। पुलिस को सूचना दी है मैंने, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मैंने अपना मुकदमा दर्ज कराया तो मुझे ये उन्होंने FIR की कॉपी दी है। देखिए, प्रकरण जो 15 तारीख का था, 18 तारीख में इसे थाना गंगनहर में FIR हो चुकी है। बाकी CCTV फुटेज, आई विटनेसों के आधार पर हमारा विवेचना कार्य चल रहा है। एक बार मैं IO से पूरा डिटेल लेंगे, क्या इसमें अरेस्टिंग है या क्या है, वो एक बार पता करेंगे। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर चंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसे देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। देखिए, अभी तक जो है मानसून नॉर्मल से -5% कम चल रहा है। नॉर्मल जो है हमारे उत्तराखंड में 637 है 3 अगस्त तक का अगर हम डाटा देखें, और हमको अभी तक जो एक्चुअल मिला है 602 मिलीमीटर मिला है। तो जून में -37% बिलो था, लेकिन जुलाई में जो है तो इसमें सुधार हुआ है, +9% आया था। तो अभी ओवरऑल हमारे को -5% चल रहा है। अगले 7 दिन का अगर हम देखें तो अगले 4 दिन जो आने वाले हैं 3, 4, 5, 6 तारीख तक अगर हम देखें तो प्रदेश में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश अधिकांश स्थानों पर आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद उसके अगले दिन जो है अगले 3 दिन 9 तारीख तक अगर हम देखें तो हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश ही प्रदेश के अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।